हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का पेपर 2 का सिलेबस। उसमें भी हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं बिजनेस मेथड्स के सिलेबस की। बिजनेस मेथड दूसरे पेपर में सेकंड नंबर की यूनिट होती है, जिसमें से 25 सवाल पूछे जाते हैं और 3 नंबर का एक सवाल पिछली भर्ती में था, तो 75 नंबर का सवाल बेसिकली यहाँ से पूछे गए थे। ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल है। जैसे इसका जो पहला पेपर होता है अकाउंटिंग, वो कुछ प्रैक्टिकल है, उसमें कुछ सवाल भी आ सकते हैं, सॉल्व भी करना पड़ सकता है, कुछ गणनाएं कैलकुलेशन भी होती हैं। ये पूरी तरह से प्योरली थ्योरेटिकल है। और इसके बारे में ये डर बिल्कुल मन में ना लाएं कि कॉमर्स के बच्चे हैं तो उनको समझ में आएगा, आर्ट्स वालों को नहीं आएगा या साइंस वालों को नहीं आएगा। ये बेहद सरल चीज़ है, सभी के लिए एक जैसा, सबको समझ में आने वाला है। तो आइए इसको देखते हैं। देखो, हमें पढ़ना है कि बिजनेस मेथड या व्यापारिक विधियां, व्यावसायिक विधियां हैं, इसका सिलेबस क्या होता है। आसान है, ये 11वीं क्लास और 12वीं क्लास की किताबों से सिलेबस लिया गया है। सबसे पहले देखिए, पहली चीज़ हमें पढ़नी है कि आखिर हम लोग बिजनेस या व्यापार किसे कहते हैं। तो बिजनेस या व्यापार के बारे में क्या क्या पढ़ना है। व्यापार का परिचय, व्यापार कहते किसे हैं, व्यापार का स्कोप या उसका क्षेत्र क्या होता है, व्यापार का ऑब्जेक्टिव या उसका उद्देश्य क्या होता है, और हमें पढ़ना है कि बिजनेस एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, व्यापार का नीति शास्त्र या व्यापार की अच्छी नीतियां क्या हैं, व्यापार का समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है। तो पूरी तरह से थ्योरेटिकल है। आप इमेजिन करें तो इसमें कोई जोर आने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल सीखना है। अच्छा, व्यापार ये होता है, व्यापार का अर्थ क्या है, व्यापारी के उद्देश्य क्या होते हैं, सामाजिक दायित्व व्यापारी कैसे निभाता है, कौन सी एथिक्स या कौन सी नीति शास्त्र की पालना हमें करनी चाहिए, सिंपल। उसके बाद अगला जो चैप्टर है उसका नाम है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है, जब हम व्यापार करते हैं तो व्यापार करने के लिए हमें अलग अलग व्यावसायिक संस्थाएं या संगठन बनाने होते हैं। व्यावसायिक संगठन कितने प्रारूप के हो सकते हैं। जैसे जब एक अकेला आदमी बिजनेस करता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं एकल स्वामित्व या सोल प्रोप्राइटरशिप। वो क्या है। एक से ज़्यादा आदमी मिलकर बिजनेस करें तो हम उसको बोलते हैं साझेदारी या पार्टनरशिप। ये क्या है। कई लोग मिलके साथ काम करें, असंख्य लोग होते हैं, कंपनी अधिनियम में पंजीकृत करा लेते हैं अपने आप को, कंपनी बन जाती है। हम पढ़ेंगे डिटेल में तो वो क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पढ़नी है। उसके बाद तीसरा चैप्टर आता है हमारा, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, मतलब आपने पढ़ा है ना, आजकल लोग स्टार्टअप चलाते हैं, उद्यमी बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं। तो वो उद्यमिता की भावना क्या है, इसमें हमें सीखना है। उद्यमिता की अवधारणा क्या होती है, उद्यमिता का महत्व क्या है, और ऐसा क्या कारण है कि भारत में उद्यमिता का विकास बहुत कम हुआ। लो डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। इसका मतलब है ऐसा क्या कारण है कि भारत में हर आदमी कहता है मैं तो सरकारी नौकरी कर लूंगा, बस मुझे बिजनेस के चक्कर में नहीं पड़ना। तो लोगों में बिजनेस करने का साहस, बिजनेस करने की फीलिंग क्यों नहीं है, उसके पीछे क्या फैक्टर जिम्मेदार है, ये पढ़ना है। एक बार मैं यहीं तक रुक जाता हूं और यहां तक रुक के मुझे बताओ, अभी तक जो हमने 3 टॉपिक पढ़े, इसमें मुश्किल क्या है। अगर पढ़ाने वाला तरीके से पढ़ाए, सलीके से चले, तो ये अगेन ऐसी चीज है जिसमें से कोई सवाल गलत होने की संभावना नहीं है, दूर दूर तक कोई गलत चीज होगी ही नहीं। उसके बाद अगली है जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। हम लोग जब लेन देन करते हैं ना, रुपए पैसे का लेन देन करते हैं, तो लेन देन करने के लिए कुछ कागज काम आते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, तो हमें यहाँ पे पढ़ना है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अर्थ क्या होता है और उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। इसके प्रकारों में से पक्का एग्जाम में सवाल आता है। जैसे एक प्रकार है जिसको हम बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट का मतलब हो गया हमारे लिए प्रतिज्ञा पत्र। तो ये जो प्रतिज्ञा पत्र है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का बिल या बिल ऑफ एक्सचेंज, इसका मतलब क्या है। चेक किसे कहते हैं, चेक तो जानते हो ना, बैंक में यूज होता है चेक, वो चेक्स वगैरह क्या है। तो ये सब हमें पढ़ना है। एग्जैक्टली 11वीं और 12वीं की किताबें, किसी जगह 11वीं में, किसी 12वीं में। उसके बाद अगला है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, व्यापार के वित्त के स्रोत। इसका मतलब होता है जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के लिए हम लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है। बिना पैसे के तो बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, फिर उसको चलाए रखने के लिए पैसा चाहिए। हमें पढ़ना होता है कि ये पैसा आखिर कहाँ से आएगा। उसको हम लोग नाम दे देते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस या वित्त के स्रोत। सरल टॉपिक होता है, बेसिक टॉपिक होता है। हमें सिर्फ ये सीखना होता है कि देखो, बिजनेस करने के लिए पैसे हम लोग बैंक से उधार ला सकते हैं, मालिक अपने घर से ला सकता है, शेयर बेच सकते हैं। तो ये हमें सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। शेयर होता क्या है, लोन कितने प्रकार के होते हैं, बैंक के अलावा और कौन कौन लोन दे सकता है, इस तरह की चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अगला हमें पढ़ना है एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन। विज्ञापन किसे कहते हैं। विज्ञापन में भी हम क्या पढ़ेंगे, विज्ञापन का अर्थ,
विज्ञापन की इंपॉर्टेंस और मेथड, मतलब विज्ञापन कहते किसे, अर्थ क्या होता है उसका, विज्ञापन मतलब क्या है, विज्ञापन का महत्व क्या है, और हमें पढ़ना है विज्ञापन करने के तरीके कौन कौन से होते हैं। अगेन ये भी थ्योरेटिकल बातें हैं, तो यहाँ तक तो प्योर थियरी चली, इसमें तो कोई परेशानी का काम था ही नहीं। यहाँ पे देखिए अगला है कंज्यूमर राइट्स एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। भारत में उपभोक्ता अधिकार कौन कौन से हैं, तो एक उपभोक्ता के रूप में, ग्राहक के रूप में आपके कौन कौन से अधिकार हैं, और इसके साथ साथ हमें ये पढ़ना है कि उन अधिकारों के साथ अगर कोई मान लीजिए कि एक कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन करता है, मतलब एक कस्टमर को कोई सताता है, उत्पीड़ित करता है, तो कस्टमर क्या क्या काम कर सकता है, बड़ा आसान सा, जिसमें से कई बातें हम पहले से जानते हैं, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। अगला हमें पढ़ना है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है मानव संसाधन। किसी संस्था में काम करने वाले जितने भी मजदूर, अधिकारी, कर्मचारी, व्यक्ति होते हैं ना, तो एक संस्था के लिए जो मनुष्य काम करते हैं उसको हम बोलते हैं संस्था का मानव संसाधन है। एक कंपनी के लिए जैसे उसकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है ना, वैसे उसका मानव संसाधन भी उसके लिए संपत्ति माना जाता है। तो मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स क्या है, इसकी ह्यूमन रिसोर्स के लिए योजना, नियोजन या प्लानिंग कैसे होती है, ह्यूमन रिसोर्स का लोगों का कंपनी के अंदर रिक्रूटमेंट कैसे होता है, लोगों को हम लोग कंपनी में भर्ती कैसे करते हैं, और हमें पढ़ना है कि जब लोग, हमने भर्ती आयोजित की, लोग आ गए, तो जो लोग आ गए उनमें से हमें चयन कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे करेंगे लोगों का, और हमें पढ़ना है कि सेलेक्ट जो लोग हो गए उनको प्रशिक्षण कैसे देंगे, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, तो ये पढ़ना है हमें। उसके बाद अगली चीज हमें पढ़नी है जिसका नाम है कम्युनिकेशन, जिसको हम संप्रेषण या संवाद बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन की प्रक्रिया क्या है, व्यवसाय में कम्युनिकेशन कैसे होता है, कम्युनिकेशन के बैरियर का मतलब बाधाएं, संवाद में, संप्रेषण में बाधाएं कौन सी आती है वो पढ़ना है। और हमें पढ़ना है कि अगर बाधाएं आती हैं तो उन बाधाओं को दूर करने के लिए कौन कौन से सुझाव हो सकते हैं, ये पढ़ना है। प्योर थ्योरेटिकल चल रहा है, प्रैक्टिकल नाम की चीज नहीं है इसमें। अगली चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं डिसिप्लिन, अनुशासन। तो डिसिप्लिन या अनुशासन, कॉज क्या है, कारण क्या है, और इफेक्टिव रूप से, प्रभावी रूप से आपके यहाँ डिसिप्लिन रहे, उसके लिए सुझाव क्या क्या है। तो आप चाहते हैं कि आपका पूरा अनुशासित वातावरण रहे संस्था में, तो उसके लिए कौन कौन से आप फैक्टर्स यूज कर सकते हैं। एक है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, जिसको हम बोलते हैं समन्वय। आपस में दो विभाग काम कर रहे हैं लेकिन समन्वय नहीं है, एक इधर दौड़ता है, एक इधर दौड़ता है। अगर दो विभाग अलग अलग दिशाओं में दौड़ेंगे तो संस्थाएं अपना रिजल्ट अचीव नहीं कर पाएंगी। ये बिल्कुल यूँ समझ लो कि जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में पेपर 1 तैयार कर रहे हो, पेपर 2 छोड़ रहे हो, पेपर 1 इधर दौड़ रहा है, पेपर 2 इधर दौड़ रहा है, तैयारी नहीं होगी, पेपर पास नहीं होगा। समन्वय बनाओगे, दोनों को जोड़ोगे, साथ साथ लेके चलोगे, तभी जाके पास होगे। तो वो समन्वय है। समन्वय की इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है, और अगली चीज है कि समन्वय के सिद्धांत कौन से होते हैं। तो ये जो पेपर है ये प्रैक्टिकली सभी बच्चों के लिए नया है। अगर आपको कोई डराता है, कोई कोचिंग वाला या कोई पहले से पास बच्चा कि ये कॉमर्स का है, इसमें कॉमर्स का सी भी नहीं है। पेपर बेहद आसान है। ये सभी बच्चे 11वीं क्लास में एडमिशन लेने के बाद 10वीं का बच्चे के लिए क्या साइंस क्या कॉमर्स नया ही तो लेता है। 10वीं का बच्चा जब 11वीं में जाता है तब ये किताब पढ़ता है। अगर उसको समझ में आएगी तो हमें भी समझ में आएगी, और हम तो वैसे ही समझदार हैं। तो ये हो गया हमारा बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस। तो यहाँ पे आके बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस हमारा समाप्त हो जाता है। आसान पेपर है, बहुत ऊंचा लेवल इसका रहेगा नहीं, इजी प्रश्न आते हैं ना। इसके अंदर याद करने के लिए कोई फॉर्मूला है, ना कोई धाराएं हैं, ना कोई और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ना कोई कैलकुलेशन है। प्योर थ्योरी है। छोटे से, बहुत अच्छी क्वालिटी के छोटे से नोट्स हम आपको देंगे। अगर आप उनको पढ़ लेते हैं, जो हम लिखाएंगे उनको अगर आप कर लेते हैं तो वो आपके लिए मोर देन इनफ है, उसी से आपका काम बन जाएगा। तो आज के सेशन के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।